हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल इजी लर्निंग। तो अभी जो हम चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसका पहला चैप्टर अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, ये ऊपर पिन कर दे रहा हूँ, आप पहले उस पर विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं जो जो हमें आज पढ़ने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। Second is momentum. Third is statement of second law of motion. And fourth is examples of second law. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। तो देखो, फर्स्ट लॉ हमने जहाँ पे एंड किया था वहीं से हम इसको कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ में हमने देखा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है, और कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहती है अनटिल अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है, अब सेकंड लॉ कहाँ से आता है? अगर समझ लो किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रही है, तो फिर सेकंड लॉ पिक्चर में आता है। ठीक है, हमने देखा था कि अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसके अंदर एक्सेलरेशन जनरेट होता है, उसकी स्पीड चेंज होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन हमें पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें यही दिया हुआ है, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट्स वेलोसिटी चेंजेस, दैट इज द ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन का फोर्स और मास से क्या रिलेशन है, ये अगर हम समझ जाएंगे तो हमारा सेकंड लॉ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वी वुड नाउ लाइक टू स्टडी हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द फोर्स अप्लाइड टू इट एंड हाउ वी मेजर अ फोर्स। तो देखो, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इस स्लाइड में हम देखते हैं कि दो ग्रुप रखा हुआ है बुक्स का, एक में थोड़ी कम बुक्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बुक्स थोड़ी ज़्यादा रखी हुई हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम दोनों बुक्स पे इक्वल फोर्स लगाते हैं तो ज़्यादा एक्सेलरेशन किस में होगा? जहाँ पे कम मास है वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, और जहाँ पे मास ज़्यादा है, ज़्यादा बुक्स रखी हुई हैं, वहाँ पे एक्सेलरेशन कम होगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम इक्वल फोर्स लगा रहे हैं दोनों जगह पे तो जहाँ पे मास कम है वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पे मास ज़्यादा है वहाँ पे एक्सेलरेशन कम हो रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो मास पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मास जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना कम होगा। अब इसी बात को हम दूसरी तरीके से अगर देखें, अगर हम सोचें कि हमें दोनों जो पाइल्स रखे हुए हैं ये बुक्स के दोनों में बराबर एक्सेलरेशन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? जहाँ पे ज़्यादा मास की राइट हैंड साइड पे जो बुक्स रखी हैं जिनका मास ज़्यादा है उस पर हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मास कम है जिन बुक्स का उसमें हमें कम फोर्स भी लगाएंगे तब भी हमें इक्वल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, यानी आप किसी चीज़ पे जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उसमें एक्सेलरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सेकंड लॉ निकल के आता है कि एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो A इज इक्वस टू जो निकल के आता है इधर से आता है फोर्स अपॉन मास। इसी को हम लिख सकते हैं कि फोर्स इक्वस टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वस टू ma, यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया सेकंड लॉ को समझने का। अब देखो, पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है ना, तो लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ। During the game of table tennis, if the ball hits a player, it does not hurt him. On the other hand, when a fast-moving cricket ball hits a spectator, it may hurt him. Second example है, a truck at rest does not require any attention when parked along a roadside, but a moving truck, even at speed as low as 5 meters per second, may kill a person standing in its path. ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स देख के देखो हम क्या समझेंगे। अभी एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया है, अ स्मॉल मास सच एज अ बुलेट
may kill a person when fired from a gun. These observations suggest that the impact produced by the objects depends on their mass and velocity. तो इन तीनों एग्जाम्पल से हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी इम्पैक्ट किसी चीज़ से प्रोड्यूस होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो उसका मास और एक उसकी वेलोसिटी। जैसे कि यहाँ पे हमने ट्रक को देखा, ट्रक वही है सेम दोनों कंडीशन में। पहली कंडीशन में ट्रक स्टिल एक जगह पे खड़ा हुआ है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं हो रहा है। खड़े खड़े ट्रक से अगर आप टकरा भी रहे हो तो आपको कुछ चोट वोट नहीं लग रही है, ठीक है। लेकिन अगर वही ट्रक 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता हुआ आ रहा है, मास वही है अभी भी ट्रक का, अगर वो आपको टकरा जाए तो आपको बहुत चोट लग सकती है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। तो यानी कि वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ रही है इम्पैक्ट बढ़ रहा है। इसी तरीके से अगर मास बढ़ रहा है, जो पहला एग्जाम्पल है टेबल टेनिस की बॉल है एक, और एक जगह पे क्रिकेट की बॉल है। टेबल टेनिस की जो बॉल है उसका मास कम होता है और क्रिकेट की जो बॉल है उसका मास ज़्यादा होता है। तो अगर टेबल टेनिस की बॉल आपको टकरा जाए तो आपको चोट नहीं लगती है, लेकिन अगर क्रिकेट की बॉल आपको लग जाए कहीं पे तो आपको हर्ट होता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मास है, मास से भी आपका इम्पैक्ट बढ़ जाता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये जो टर्म बन रही है मास और वेलोसिटी को मिला के, ये टर्म क्या है? इसी टर्म को हम बोलते हैं मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं और मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब ये जो टर्म मोमेंटम है इसको डिस्कवर किया था न्यूटन ने, इसको हम P से डिनोट करते हैं और ये है मास इंटू वेलोसिटी। अब इसकी SI यूनिट अगर हम देखें तो मास होता है kg, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, तो इसकी SI यूनिट हो जाती है kg मीटर पर सेकंड। अब न्यूटन की जो स्टेटमेंट है सेकंड लॉ की, वो इसी मोमेंटम पे बेस है। इसको एक बार हम देखते हैं स्टेटमेंट जो है, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या कहा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो जिस रेट से चेंज हो रहा है, जिस टाइम के साथ साथ जैसे मोमेंटम चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का, वो किसके इक्वल है? वो अनबैलेंस्ड फोर्स के इक्वल है, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हो कि अगर कहीं पे मोमेंटम एकदम से बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, यानी बहुत कम टाइम इंटरवल में मोमेंटम एकदम से चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगी। कहीं पे मोमेंटम बहुत स्लोली अगर चेंज हो रहा है तो वहाँ पे फोर्स बहुत कम होगी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर मैथमेटिकली देखो इसी चीज़ को देखें, द चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम हम जानते हैं क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम हो गया मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मास तो सेम ही है क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम ही है, उसका केवल स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज होने की वजह से उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम हो गया मास इंटू v माइनस यू। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया? अगर कहीं पे भी देखो रेट लग जाता है तो रेट का मतलब है हम उस यूनिट को टाइम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया ये चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाई टी। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल है? फोर्स के इक्वल है। तो यहाँ से फोर्स का जो फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है F इज इक्वल्स टू m इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब देखो ये v माइनस यू डिवाइड बाई टी, ये टर्म हम पहले भी देख चुके हैं। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? ये होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ से भी हम सेकेंड लॉ को डिराइव कर सकते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। तो दो तरीके हो गए ये सेकेंड लॉ को समझने के। एक तो आप फोर्स को सीधा मास और एक्सेलरेशन के रिलेशन से समझ सकते हो, और दूसरा तरीका जो कि इसका स्टेटमेंट है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। तो दोनों तरीके से आप कैसे भी समझो, मेन चीज़ है आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सेकेंड लॉ क्या स्टेट करता है, ठीक है। सेकेंड लॉ मेनली आपको बताता है कि फोर्स इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ये आप लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखो फ्रेंड्स, अब इसकी एसआई यूनिट हम देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ फोर्स इज kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की एसआई यूनिट होती है kg,
एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को हम लिख सकते हैं न्यूटन बाबा जी ने क्योंकि डिस्कवर किए हैं सारे लॉ, तो फोर्स की जो यूनिट हम यूज़ करते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बजाय हम न्यूटन भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं। तो ये इसकी एसआई यूनिट हो गई। अब देखो सेकंड लॉ यहाँ पे हमारा फिनिश हो जाता है। अब देखो सेकंड लॉ की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी। हम कुछ डेली लाइफ में जो एग्जांपल्स हम फेस करते हैं ना, जो चीज़ें हम देखते हैं, उनको हम 3-4 केसेस देखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेकंड लॉ एक्चुअली में क्या बता रहा है हमें। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑफन सीन इन एक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। देखो सबसे पहला एग्जांपल तो है, आपने क्रिकेट आप सब देखते होंगे, तो क्रिकेट की जो बॉल होती है वो थोड़ी हैवी होती है। तो जब फील्डर जब भी कैच करता है ना क्रिकेट की बॉल को, तो वो कैच करते हुए जनरली अपना हाथ थोड़ा पीछे की तरफ खींचता है। ये बात आपने नोटिस की होगी। जैसे कोई बहुत ही हाई कैच आ रहा है, बहुत तेज़ कैच आता है, तो फील्डर थोड़ा सा बॉल को कैच करते टाइम अपना हाथ पीछे की तरफ खींचता है। तो ऐसा क्यों करता है वो? देखो अगर वो उस कैच को सीधे हाथ से भी पकड़ सकता है बिना हाथ पीछे खींचे, लेकिन अगर वो ऐसा करेगा तो उसके हाथ पे चोट लगने का खतरा रहता है। लेकिन अगर वो बॉल को ऐसे हाथ पीछे खींच के कैच करता है तो उसको चोट नहीं लगती है। अब ये सेकंड लॉ से ही हम समझ सकते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ में बताया गया है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। तो हमें फोर्स कम करनी है, हमें हाथों पे जो फोर्स लगा रही है ना बॉल, उसको हमें कम करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो रेट है मोमेंटम के चेंज होने का जो रेट है उसको हमें कम करना पड़ेगा। अब रेट को कम कैसे कर सकते हैं? रेट को हम कम कर सकते हैं अगर हम टाइम पीरियड को बढ़ा दें, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता था, मास इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। तो ये जो डिवीज़न में टाइम पीरियड जो पड़ा हुआ है टी, अगर हम टी को इंक्रीज़ कर दें तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाएगा, यानी कि फोर्स कम हो जाएगी। ठीक है ना? तो जब वो हाथ को पीछे खींचता है ना फील्डर, तो उस टाइम में वो टाइम पीरियड को बढ़ा देता है। तो जैसे ही टाइम पीरियड बढ़ता है फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसके हाथ पे चोट नहीं लगती, क्योंकि फोर्स कम हो जाती है तो हाथ पे चोट नहीं लगती। अब देखो एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। आपने देखा होगा जब भी कहीं पे ओलंपिक वगैरह के जो भी इवेंट होते हैं, तो वहाँ पे जब हाई जंप वगैरह होती है, तो कभी भी ऐसे सरफेस पे हाई जंप नहीं कराते कि किसी फर्श है, फर्श के ऊपर या मार्बल के ऊपर, वहाँ पे कहीं हाई जंप नहीं होती है। हाई जंप हमेशा होती है तो सामने या तो कुछ ऐसा आपको गद्दे वगैरह वहाँ पे कुछ ना कुछ होते हैं, सैंड बेड होता है या तो मिट्टी का बेड बना होता है, या फिर ऐसा कुछ कुशन वगैरह टाइप का कुछ ना कुछ सरफेस आपको दिया होता है। तो वो क्यों होता है कि जब जो एथलीट है वो लैंड कर रहा है ना धरती पे जंप करने के बाद, तो लैंड करते टाइम वो एकदम से एब्रप्टली लैंड से ना टकरा जाए, मतलब उसका टाइम इंटरवल इंक्रीज़ किया जाता है। अगर आपको कुशन दे दिया है रास्ते में तो आपको नीचे आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उससे वही है टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा आपका, और टाइम इंटरवल जैसे ही बढ़ेगा आपका जो फोर्स है वो कम हो जाएगी, तो चोट लगने का खतरा कम हो जाता है एथलीट को। अब इसी तरह से आपने देखा होगा, देखो आप चौंक जाते हो कि जो कराटे प्लेयर होते हैं वो अपने हाथों से कैसे ईंटें तोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, देखो ईंटें तोड़ने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा फोर्स हम लगाएंगे ईंटें उतनी आसानी से टूट जाएंगी। ठीक है, अब फोर्स क्या है, फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो यानी कि वो जितनी तेज़ी से अपना हाथ उस ईंट पे मारेगा, जैसे जैसे वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ा देगा उतनी ही फोर्स बढ़ जाएगी। तो वो क्या करता है, टाइम पीरियड को बहुत कम कर देता है। वो इतनी तेज़ी से हाथ लाता है नीचे कि टाइम पीरियड बहुत कम हो जाता है, और टाइम पीरियड जैसे ही कम होता है फोर्स अपने आप बढ़ जाती है और ईंट टूट जाती है। ठीक है, तो ये तो देखो कुछ एग्जांपल्स हो गए जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते रहते हैं। तो ऐसे बहुत एग्जांपल हो सकते हैं यार। आप कभी जंप करते हो तो आपने देखा होगा कि अगर कभी फर्श पे आप गिर जाते हो जंप करते हुए, या कहीं भागते भागते अगर आप फर्श पे गिर जाते हो तो आपको ज़्यादा चोट लगती है। वहीं पे अगर आप फर्श की बजाय किसी रेत के मैदान में भाग रहे हो, रेत पे अगर आप गिर जाते हो या मिट्टी के ढेर पे कहीं गिर जाते हो तो वहाँ पे आपको चोट नहीं लगती।
तो वो भी सेम प्रिंसिपल ही है कि अगर यहाँ पे फर्श पे आप गिर रहे हो तो आपकी बॉडी एकदम से विद इन अ सेकेंड एकदम से आपके फर्श के कांटेक्ट में आ जाती है, ठीक है। टाइम पीरियड कम है तो आपको फोर्स ज़्यादा लगती है तो इंजरी हो सकती है। लेकिन वहीं पे अगर आप रेत में गिर रहे हो तो रेत में आपकी बॉडी बहुत धीरे धीरे से अंदर धंसती है, तो उसमें आपको टाइम पीरियड ज़्यादा मिल जाता है, तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है तो फोर्स कम लगती है, तो इसीलिए आपको चोट नहीं लगती, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के। तो बेसिकली देखो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल। तो हम 2-3 ये क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सेकंड लॉ, क्योंकि सेकंड लॉ काफ़ी मेन है, इससे काफ़ी न्यूमेरिकल्स आपके बनते हैं, ठीक है। ये F=ma, ये न्यूटन बाबा का सबसे बड़ा हथियार आप मान सकते हैं, F=ma, ठीक है। बिल्कुल रामबाण हथियार है ये, इसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर दो, ये काम करता है। तो देखो एग्जाम्पल 9.1 देखते हैं क्या दिया है। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, ठीक है। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मास आपको दे दिया है और कितने ड्यूरेशन के लिए वो एक्ट कर रही है, टाइम पीरियड आपको दे दिया है, ठीक है। और आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे दी है। तो देखो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी है, मास दिया है और टाइम दिया है, इनसे आप क्या निकाल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वही आपका फोर्स के इक्वल होगा। तो वही सबसे पहले स्टेप में उसने किया है, फोर्स को कैलकुलेट किया है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, 10 न्यूटन। अब ये निकलने के बाद वो क्या बोल रहा है कि नाउ इफ़ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। अब फोर्स उसने यही रखी है 10 न्यूटन जो आपने कैलकुलेट की है। अब इस फोर्स को अगर उसने 5 सेकेंड के लिए लगाया, टाइम पीरियड चेंज कर दिया, तो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है क्या होगी। इनिशियल वेलोसिटी सेम है, फाइनल वेलोसिटी अब 7 मीटर पर सेकेंड नहीं है, अब जो होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम है, ठीक है। टाइम पीरियड हमको मालूम है, ठीक है। अब देखो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, पहला चैप्टर जो हमने किया था अपनी सीरीज़ में, उसमें हमने सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती थी, v=u+at, ठीक है। अब a क्या होता है, a है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं F/m, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे यूज़ किया है, हमें v कैलकुलेट करना है, u हमको मालूम है, फोर्स हमने निकाल लिया, टाइम पीरियड चेंज करके अब 5 सेकेंड हो चुका है और मास हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ से हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, एकदम इजी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, ये 2-3 फार्मूलेज जो आपने अभी तक पढ़े हैं सब उन्हीं पे बेस होगा। अभी जो आपने सेकंड लॉ पढ़ा है इसका सिर्फ एक ही फार्मूला है, वो है F=ma। इसी को हम लिख सकते हैं F=मास इंटू v-u/t, जिसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। और इसके अलावा जितने भी स्ट्रेट लाइन मोशन है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले मोशन है, वहाँ पे आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ हो जाती हैं, जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ी थी। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, वो आपको याद रखना है हमेशा। अब अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अ 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये सिंपल क्वेश्चन एकदम दिया है, उसने आपसे पूछा है कि ज़्यादा फोर्स कौन से केस में लगेगी। एक्सेलरेशन और मास दोनों केस में दिए हैं, तो फोर्स सिंपली क्या होता है, एक्सेलरेशन इंटू मास, दोनों को मल्टीप्लाई करो, देख लो क्या ज़्यादा है। एक जगह पे 10 न्यूटन आ रहा है, एक जगह पे 8 न्यूटन आ रहा है, यानी कि पहले केस में आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ये सब सॉल्व्ड है और आप खुद भी ये सब कर सकते हो, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। A motor car is moving with a velocity of 108 km/h and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied। तो एक मोटर कार है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है 108 km/h और उसको जो स्टॉप होने में लग रहा है टाइम, वो लग रहा है 4 सेकेंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हो गई है 0 km/h और टाइम भी दे दिया है 4 सेकेंड। तो मतलब कि आपको सीधा सीधा एक्सेलरेशन दे दी है, चेंज इन वेलोसिटी इन 4 सेकेंड। एक्चुअली में ये एक्सेलरेशन नहीं, इसको रिटार्डेशन बोलेंगे, क्योंकि ब्रेक्स लग रहे हैं ना, वेलोसिटी कम हो रही है। तो कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स
ऑन द मोटर कार इफ़ इट्स मास अलॉन्ग विद द पैसेंजर इज़ 1000 kg। अब देखो उसका मोटर कार का वेट दे दिया है, मास उसका है 1000 kg और एक्सेलरेशन आपको पता है, तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है और आपका फोर्स आ जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे नीचे किया है, फोर्स इक्वल्स टू 1000 kg जो मास है इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी थी 30 मीटर पर सेकंड, उसको देखो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज किया है, तो ये 30 वही है, वो 108 किलोमीटर पर आवर उसको मीटर पर सेकंड में लिया है ऐसा यूनिट में चेंज करने के लिए, क्योंकि टाइम सेकंड में लिया है ना। देखो सारी यूनिट एक ही उसमें रखा करो। ठीक है, अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो टाइम सेकंड में ही होना चाहिए, अगर टाइम नीचे आवर में लिया हुआ है तो स्पीड को भी फिर किलोमीटर पर आवर में रहने देते। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली इसको कैलकुलेट कर लिया तो आपका ये -7500 न्यूटन आपका फोर्स आ गया। देखो माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ब्रेक्स जो फोर्स लगाएंगे वो मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। गाड़ी अगर सामने की तरफ जा रही है तो ब्रेक्स फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएंगे, पीछे की साइड लगाएंगे, तभी तो गाड़ी रुकी ना। अगर सामने की डायरेक्शन में ही फोर्स लगाते वो भी तो गाड़ी की स्पीड और बढ़ जाती। ठीक है ना। तो देखो अभी ये आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम एक बार फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज के चैप्टर में हमने जो जो देखा है ना। तो सबसे पहले तो हमने फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन देखा। यहाँ से देखो दो स्टेटमेंट हम समझ सकते हैं, अगर फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर फोर्स कम लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, मास और एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन है कि अगर आप की बॉडी का मास ज़्यादा है तो और इक्वल फोर्स आप लगा रहे हैं तो आपको एक्सेलरेशन कम मिलेगा, अगर मास कम है तो उतनी ही फोर्स पे आपको एक्सेलरेशन ज़्यादा मिलेगा। तो ये दो पॉइंट हो गए। इन दोनों पॉइंटों को अगर हम एक साथ मिला के देखेंगे तो हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन मिल जाएगी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। इसी को हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू एम में। तो सबसे पहले तो हमने ये समझा। उसके बाद हमने देखा कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम बेसिकली शो करता है कि किसी चीज़ का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो यही जो मोमेंटम है इसी से आपका सेकंड लॉ की स्टेटमेंट भी निकल के आती है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। ठीक है, ये आपकी सेकंड लॉ होगी। अब लास्ट में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो यही सब है आज के लेक्चर में। तो आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी और अभी तक आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया है पिछली वीडियोस में। तो ऐसे ही आप देखो सपोर्ट देते रहिए, हम फटाफट वीडियोस लाते रहेंगे। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं इसके लास्ट लेक्चर में। देखो अगले लेक्चर में अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसका जो लास्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उसी में ही होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके बाद ये जो 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है फिज़िक्स का, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम थर्ड चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे जो कि ग्रेविटेशन है। ठीक है, चलो तो बाय, टाटा।